Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Manpuri. This is the third lecture of Unit 4th of the subject Quantity Estimation and the Consistent Management. Okay. Now, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इस सब्जेक्ट के प्रीवियस लेक्चर में इस यूनिट के प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स देखे विच इज रिलेटेड टू द ओनिंग एंड द मेंटेनेंस एंड अदर थिंग्स जो हमें किसी इक्विपमेंट को परचेज करने मेंटेनेंस करने के लिए चाहिए. फैक्टर्स देखे, टाइप्स ऑफ द इक्विपमेंट्स हमने बात की. नाउ in this lecture we will understand about the technical terms or the we can say fundamentals of the equipment. Okay, हमने प्रीवियस लेक्चर में रोलिंग रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा देखा था कि रोलिंग रेजिस्टेंस होता क्या है और कंक्लूड किया था कि वो रेजिस्टेंस जो किसी इक्विपमेंट में या किसी इक्विपमेंट के टायर जब मूव कर रहा है तो रोलिंग कंडीशन में जो लगता है रेजिस्टेंस ऑफर करता है सरफेस और टायर, उसको बोलते हैं रोलिंग रेजिस्टेंस विच इज रिलेटेड टू द डायनेमिक फ्रिक्शन ऑफ द between the surface and the tire of the equipment. Okay, अब हम इसको टेक्निकल टर्म्स के बाद रोलिंग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, फॉर्मूले बात करते हैं. हमने बात की इट इज़ अ फोर्स. ओके, इट इज़ अ फोर्स विच इज दैट ओवरकम टू पुल ऑफ द व्हीकल, जो व्हीकल के पुल को ओवरकम करता है. तो फोर्स है, तो फोर्स होगा, फोर्स की वैल्यू होगी कुछ. तो फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो फोर्स की वैल्यू हमारी एक फॉर्मूले से निकलती है. वो फॉर्मूला क्या है? तो व्हाट इज द रोलिंग रेजिस्टेंस? रोलिंग रेजिस्टेंस क्या है देखते हैं. रोलिंग रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं आर से. आर इज रोलिंग रेजिस्टेंस विच इक्वल्स टू द पी अपॉन डब्ल्यू. पी क्या है? पी इज अ पुल विच इज यूज्ड फॉर द पुलिंग ऑफ द व्हीकल एंड डब्ल्यू इज अ वेट ऑफ द व्हीकल या ग्रॉस वेट ऑफ द व्हीकल इन टन. ओके, तो हम इसको जनरली किलोग्राम पर टन में मेजर करते हैं. Where R is a rolling resistance, rolling resistance. P is a pull which is used for moving of the vehicle. P is a pull, or we can say in technical time in this term is a tractive force. P is a required tractive force. समझते ट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है अभी समझेंगे. बेसिकली ट्रैक्टिव फोर्स ना कहते पुल समझ सकते हो, जो मोटर लगाती है व्हीकल को आगे मूव करने के लिए. ट्रैक्टिव फोर्स एंड द वेट W इज अ ग्रॉस वेट. It is a gross weight. Yes, it is a gross weight. Gross weight of vehicle in ton. Okay. Okay. The roller resistance. The formula of roller resistance is the R is equal to P by W, where P is a tractive force or we can say pull and W is a gross weight of the vehicle. Okay, तो R को हम यहाँ लिख देते हैं. R को डिपेंड करते हैं किलोग्राम पर टन. Okay, this is all about the rolling resistance. Now we will understand this rolling resistance with an example. हम एक एग्जाम्पल की मदद से rolling resistance के बारे में जानेंगे. Okay, तो एक एग्जाम्पल चूज करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं. What is the question? Question is a truck which have a gross weight of gross weight of 50 ton. And the rolling resistance, we now in this question we know the rolling resistance, but we have to calculate the tractive force or pull required to move the vehicle. हमें व्हीकल को आगे चलाने के लिए क्या फोर्स जरूरत पड़ेगी, क्या
ट्रैकेटिव फोर्स जरूरत पड़ेगी जिसको हम इस रोलिंग रेजिस्टेंस को रजिस्ट कर सकें और आगे बढ़ा सकें। तो हम रोलिंग रेजिस्टेंस के बारे में पता है इसमें। तो रोलिंग रेजिस्टेंस क्या है? रोलिंग रेजिस्टेंस इज R is, what is the value of R? R is a 65 kilogram per ton. So what is the value of tractive force with the using of this formula, rolling resistance? What is the R? R is equal to P upon W. We know R, we know W, let's calculate the P. So P is equal to R into W. So P tractive force is equal to 50 into 65, and then ultimately we will get the 3250 kilogram. So we need a 3250 kilogram pull of force which is required to move the vehicle which have a gross load of 50 ton and the rolling resistance of 65 kilogram per ton. Okay, समझ चुके हैं हम सारे तरीके, हम रोल रेजिस्टेंस के बारे में समझ चुके हैं, एक एग्जांपल भी कर दिया। तो अल्टीमेटली रोल रेजिस्टेंस इज द R इक्वल टू P बाय W, द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द resistance which is applied between the surface and the vehicle. Okay, now the second thing is a grade resistance. What is the grade resistance? Grade resistance means हमको किसी पाथ पे अपवर्ड जाना है या डाउनवर्ड जाना है। इट मीन्स हम पढ़ लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा। इट इज़ अ मेजर द फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम टू मूव द व्हीकल अप हिल एंड असिस्ट द व्हीकल मूवमेंट इन डाउन हिल। हमको ऊपर जाने के लिए कुछ फोर्स चाहिए, कुछ जो फोर्स चाहिए और नीचे जाने के लिए जो फोर्स मिल रहा है दैट इज कॉल्ड द ग्रेड रेजिस्टेंस। हमको किसी सरफेस पे मान लिया हमारे पास ये रोड है जो ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाने के लिए हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस फोर्स को बोलते हैं हम उस फोर्स को, या फिर नीचे जाने के लिए कुछ फोर्स मिलेगा। दीज बोथ कॉल दो फोर्स आर कॉल एज अ ग्रेड रेजिस्टेंस। बट हमको किस दोनों कंडीशन में किस में फ़ायदा है? बेसिकली हमको जब डाउनवर्ड जा रहे हो तब फ़ायदा तो अपने आप नीचे जानी पड़ेगी, बट रेजिस्टेंस किस में ऑफर मिल रहा है? ऊपर वाले में। तो अगर हम दोनों रेजिस्टेंस को मिलाएं, दोनों रेजिस्टेंस कौन सा, हम ग्रेड रेजिस्टेंस के बारे में रोलिंग रेजिस्टेंस और ग्रेड रेजिस्टेंस दोनों की बात करें तो हमें किस में ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा? ऑब्वियस बात है ऊपर जा रहे हैं, और किस में कम करना पड़ेगा? नीचे जा रहे हैं उसमें। ओके, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ग्रेड रेजिस्टेंस ये हमारे स्लोप पे डिपेंड कर देता है। तो इट इज़ मेजर कैसे किया जाता है? ये स्लोप पे, बेसिकली स्लोप पे मेजर किया जाता है 100 पे। जैसे कि पर 100 मीटर में हम कितना ऊपर जा रहे हैं, दिस इज स्लोप पे किया जाता है कि 100 मीटर ये है तो h, अगर h मीटर हम हाइट बढ़ रहा है पर 100 मीटर में, दिस इज कॉल्ड एज ए स्लोप। ओके, तो इस पर मेजर करते हैं हम। ओके, तो जनरली जो ग्रेड रेजिस्टेंस होता है वो हम लेते हैं 10 किलोग्राम पर टन फॉर अ वेट ऑफ यूनिट ईच 1% ऑफ ग्रेड। मिट मीन्स अगर हमारा किसी का वेट हमारे पास 1 टन है, इट मीन्स हमारे पास किसी व्हीकल का वेट 1 टन है, तो उसमें जो ग्रेड रेजिस्टेंस है वो हम लेंगे 10 किलो, कि उसको 10 किलो का ग्रेड रेजिस्टेंस मिल रहा होगा। ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव घट रहा होगा। उसको हम एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, हमने मानते हैं कि हमारे किसी एक व्हीकल का वेट है 20 टन। इसको एग्जांपल कैसे न्यूमेरिकल समझते हैं, इसके न्यूमेरिकल ही कर लेते हैं। न्यूमेरिकल करते हैं विद एन एग्जांपल। हमारा किसी वेट है, किसी व्हीकल का वेट ऑफ व्हीकल इज 20 टन। सो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेड रेजिस्टेंस। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेड रेजिस्टेंस इन किलोग्राम। ओके, तो हम निकालते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास पुल है, हम मानते हैं कि ग्रेड हमारा कितना 1% ग्रेड में मान रहा है कि 1% ग्रेड में 1% ग्रेड में हमें जो ग्रेड रेजिस्टेंस मिल रहा है पर टन में वो मिल रहा है 10 किलोग्राम। तो हम मानेंगे कि हमारा जो ग्रेड रेजिस्टेंस है 1% है। ग्रेड रेजिस्टेंस हमारा है 1%। ओके, सो दैट 1% इट मीन्स, परसेंट का मतलब समझो, इट मीन्स 100 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे हम वर्टिकल कितना जाते हैं? 1 मीटर।
तो इस केस में जो टेन थीटा निकलेगा, दिस थीटा, इस केस में अगर टेन थीटा निकालें तो वो क्या निकलेगा 1/100 और वी कैन से 1% और वी कैन से 0.01। तो टेन थीटा 1% में कितना हो जाता है 0.001। तो हम यहाँ लिख लेते हैं टेन थीटा बिकम्स 0.01 और वी कैन से थीटा बिकम्स tan inverse of 0.01. okay, so the value of the tan inverse 0.01 is 0.572938 डिग्री। ओके, नाउ हमें पढ़ना क्या है, हमको निकालना क्या है गेट रेजिस्टेंस। गेट रेजिस्टेंस मीन्स उस पहिए को नीचे या ऊपर जाने में कितना दम लग रही है। ओके, तो हम इस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं और डायरेक्शन इस बात की थी, तो इस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं 1 मीटर में 1 मीटर चढ़ने में उसको कितना दम लगाना पड़ रहा है। तो हम किससे डील करेंगे, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस, तो हम साइन थीटा पर डील करेंगे। इट मीन्स अगर हमें गेट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम साइन थीटा पर डील करेंगे। तो गेट रेजिस्टेंस इज अ is W sin theta, what is W? W is the weight of the vehicle, जो हमने माना था W। ओके, अब हमारे पास tan पता है, sin निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। लेकिन हमको ये पता है कि छोटे वैल्यू के लिए, छोटे थीटा के लिए tan थीटा फॉर स्मॉल, यहाँ लिख लेते हैं फॉर स्मॉल थीटा tan थीटा is almost equal to sin थीटा। तो थीटा हमारे पास कितना है 0.572938 डिग्री। सो द अल्टीमेटली W मीन्स 20 टन इंटू टन में ही बात कर रहे हैं हम, टन इंटू 10 टू की पावर 3 इंटू साइन 0.572938। अगर हम जब निकालते हैं तो इसकी वैल्यू निकलती है हमारे पास 200 किलोग्राम। इट मीन्स हमको 200 किलोग्राम गेट रेजिस्टेंस चाहिए फॉर द वेट ऑफ द व्हीकल 220 टन। अगर हम इसको पर यूनिट में निकालना चाहें तो 200 किलोग्राम पर 20 टन आ रहा है। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो सिंपल तरीके से ये बोल सकते हैं 10 किलोग्राम पर टन, जो हमने यही बात की। तो सिंपल समझ में आ गई गेट रेजिस्टेंस होता है कितना है। गेट रेजिस्टेंस जनरली होता है, हम जो चूज करते हैं लेते होता है 10 किलोग्राम पर टन फॉर द वेट ऑफ यूनिट फॉर ईच 1% ऑफ ग्रेड। अगर जो ग्रेड बढ़ जाता है देन इट द वैल्यू बिकम्स हाई, वैल्यू बदल जाती है। ओके, नाउ हम समझते हैं, हमने दो तरीके के रेजिस्टेंस समझे, एक होता है रोलिंग रेजिस्टेंस, एक समझते हैं गेट रेजिस्टेंस। नाउ वी विल डील अबाउट द टोटल रेजिस्टेंस। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। नाउ हम गेट रेजिस्टेंस मतलब पहिए को चलने के लिए जो रेजिस्टेंस चाहिए, जो होता है रोलिंग रेजिस्टेंस प्लस ग्रेड भी अलाउ होगी। मीन्स अगर ऊपर चल रहा है तो हमको रेजिस्टेंस और ज़्यादा चाहिए। तो गेट टोटल रेजिस्टेंस इज द समेशन और द effective value या effective resistance which is included the rolling resistance as well as the gate resistance. It is also expressed in a किलोग्राम। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा बन जाएगा रोलिंग रेजिस्टेंस प्लस माइनस गेट रेजिस्टेंस। इट मीन्स अगर हम रोलिंग रेजिस्टेंस की बात करें, मतलब ऊपर जा रहे हैं तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, और अगर नीचे जा रहे हैं तो वैल्यू माइनस हो जाएगी। ये इफेक्टिव टर्म निकल आएगा। नीचे जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम मिल रहा है क्योंकि ये वैल्यू हमारी घट जाएगी, और ऊपर जाएँ तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि ये वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। दिस इज 100। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस इज द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस which includes rolling resistance as well as gate resistance. It is expressed in a kilogram. The formula of the total resistance becomes the rolling resistance plus minus gate resistance. Okay, समझ गए। Now the another thing is traction coefficient. Traction coefficient means it is the maximum frictional force produced। देखो हमने डायनेमिक फ्रिक्शन की बात की थी, तो ट्रैक्शन कोफिशिएंट मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। मींस कि जो ग्रिप होती है हमारी किस किस के बीच में, जो रोड
और पहिए के बीच में ग्रिप होती है, सरफेस के बीच में ग्रिप होती है, उस ग्रिप को बोलते हैं फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू, दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, एक स्टैटिक एक डायनामिक। इन दोनों से बड़ा कौन सा होता है? ऑब्वियस बात है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि रुके हुए कंडीशन में होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में जो कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, जो साइंस में पढ़ते थे, वो यहाँ पर टैकेसन की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर टैकेसन कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। ओके, इट इज़ अ मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन द सर्फेस ऑन टायर विदाउट एनी स्लिपिंग। कोई भी स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें जो फोर्स लग रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स लगा है, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रैकेशन, इट इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शनल ट्रैकेशन कोफिशिएंट। जो फोर्स में कोफिशिएंट आएगा बेसिकली इट इज कॉल्ड एज अ ट्रैकेशन कोफिशिएंट। इट डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द व्हीकल। बिल्कुल अच्छी बात है कि ये डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है वेट ऑफ द व्हीकल पे। अल्टीमेटली जो कोफिशिएंट होता है या फ्रिक्शन होता है वो जनरली वेट ऑफ द व्हीकल पे ही डिपेंड करता है। ओके, इन एब्सेंस ऑफ ट्रैकेशन वी कैन नॉट यूज द फुल पावर ऑफ, बिल्कुल सही बात है। देखो, ट्रैकेशन मीन्स फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से गाड़ी चलती है, मतलब कि वो व्हीकल चलता है। फ्रिक्शन मीन्स उसके बीच में ग्रिपिंग हो रही है, यहाँ कोई फ्रिक्शन है, पहिए के बीच में कुछ फ्रिक्शन है, तो ये फ्रिक्शन जब एक दूसरे टकराएंगे, एक दूसरे से गैप फिल करेंगे, तभी ये गाड़ी चलेगी, व्हीकल चलेगा। लेकिन ये पूर्व प्लेन है, ये भी प्लेन है, तो ये आगे व्हीकल बढ़ेगा नहीं, फ्रिक्शन नहीं, तो ये मूव करता जाएगा, रोल करता जाएगा। यही फ्रिक्शन का फंडा है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता या ट्रैकेटिव कोफिशिएंट या ट्रैकेटिव फ्रिक्शन नहीं होता है, या फिर गाड़ी में ग्रिपिंग नहीं होती है, व्हीकल के टायर में ग्रिपिंग नहीं होती है, देन अगर हम पावर यूज़ करते हैं, इंजन की पावर, इंजन को एक्सीलरेट बहुत तरह से करते हैं, तो गाड़ी आगे बढ़ने की बजाय स्लिप कर जाएगी। इट मीन्स रोल कर जाएगी उसी जगह पे। तो इट इज कॉल्ड द स्लिपिंग ऑफ द व्हीकल। ओके, तो किसी व्हीकल को आगे मूव करने के लिए अल्टीमेटली हमको ट्रैक्शन कोफिशिएंट की जरूरत होती है। ट्रैक्शन कोफिशिएंट तभी मिलेगा जब हमारा व्हीकल का टायर घिसा ना हो। तो हमको मेंटेनेंस के लिए ये चेक करना पड़ता है, चेक देखना पड़ता है कि हमारा जो टायर है वो घिसा तो नहीं है। घिसा होगा तो वो मूव कर जाएगा, इससे कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी और हमारी दिक्कत ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा होगा आपको। नाउ another thing is a drawbar pull. What is a drawbar pull? Means गाड़ी को, किसी व्हीकल को आगे मूव कराने के लिए जो पुल की जरूरत होती है, इट इज कॉल्ड ड्रॉबार पुल। ओके, पुल व्हेन वी कनेक्ट व्हीकल विद अ क्रॉलर ट्रॉली। देखो, किसी नॉर्मल चीज़ है, किसी ट्रैक्टर को ट्रॉली से बांध दो, जैसे ट्रॉली ट्रैक्टर बना देते हैं, जैसे ट्रैक्टर, इसको बांध दो, तो ये ट्रैक्टर कितने पावर से खींच सकता है, कितना पुल रिक्वायर्ड होगा इस ट्रॉली को खींचने के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्रॉ बार पुल। ओके, पुल तो या खींचने को जरूरत पड़ेगी, इसको ड्रॉ बार पुल। ठीक है, तो ये पुल कहलाता है। ओके, अगर ये फुल भरी होगी तो ज़्यादा पुल की जरूरत पड़ेगी, खाली होगी तो कम पुल की जरूरत पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, ड्रॉ बार पुल इज ए पुलिंग फोर्स हॉलिंग इन किलोग्राम पुलिंग द ट्रॉली। समझ में आ गया होगा, ट्रॉली की बात की थी। ड्रॉ बार पुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द गियर। ओके, देखो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे कि अगर किसी हिली रोड पर चढ़ रहे हैं या फिर किसी हिली रोड पर चढ़ रहे हैं, तो इस पर चढ़ने के लिए विद द ट्रॉली अगर हम गियर्स को बढ़ाते हैं, इट मीन्स रिवॉल्यूशन बढ़ाते हैं, तो हमें कम स्पीड मिलेगी। अगर गियर्स कम रखते तो ज़्यादा स्पीड मिलेगी। ये प्रैक्टिकली आपने देखा भी होगा, तो ये जरूरी होती है। तो ड्रॉबार पुल अल्टीमेट समझ जाओ, पुल विच इज रिक्वायर्ड टू पुलिंग ऑफ अ ट्रॉली विच इज कनेक्टेड विद द व्हीकल और एनीथिंग, ठीक, ट्रैक्टर। तो खींचने के लिए जनरली ये ड्रॉबार पुल हमको किसी स्लोपी एरिया में, मीन्स किसी ऊपर की जगह पे खींचने के लिए एज्यूम किया जाता है। नॉर्मल प्लेन में हम इसे एज्यूम नहीं करते हैं, नॉर्मल रोड पे एज्यूम नहीं करते हैं, प्लेन रोड पर नहीं करते हैं, किसी इंक्लाइन रोड पर एज्यूम करते हैं। इंक्लाइन रोड पर अगर हमको किसी पुल की ज़रूरत है, जिससे हमें ये देखना है कि वो कितने वेट को पुल कर सकता है, खींच सकता है, इट इज कॉल्ड ड्रॉ बार पुल। ओके, द नेक्स्ट थिंग विच इज लेड टू द equipment which is called as a rim pull. What is a rim pull? Rim pull means the force between the tires टायर होता है and the rim, between the rim, this circulation force। देखो ये हमारे पास टायर है, ये रिम है। तो टायर में जब हवा भर रही है, मतलब जो फिल होती है हवा, और जब आगे जब मूव कर रहा होता है तो नीचे से एक प्रेशर लगेगा एंड टायर की हवा के अंदर से प्रेशर लगेगा। इन दोनों जो अंदर का प्रेशर है, जो टायर की सरफेसेस एंड द रिम के बीच में लग रहा होगा, इसको हूप स्ट्रेसेस बोलते हैं हम, अगर सोम के बारे में जाएंगे। उस प्रेशर को, उस फोर्स को हम बोलते हैं रिम फोर्स। तो ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा होता है तो ये टायर बस्ट कर सकता है।
डिपेंड किससे करता है, ये डिपेंड करता है लोड पे, ऊपर से लोड जितना आएगा उतनी नीचे रिएक्शन लगेगी, मींस सरफेस और टायर के बीच में दबाव उतना ही पैदा होगा, उतनी रिएक्शन ज़्यादा लगेगी। ओके, तो डिपेंड्स किस पे करता है, डिपेंड्स करता है बेसिकली अल्टीमेटली लोड ऑफ द व्हीकल, लोड ऑफ द मटेरियल एंड द प्रेशर इनसाइड द टायर, द ट्यूब और द टायर। ओके, समझ गए। नाउ ट्रैक्शन फोर्स हमारे पास दो तरीके के केस हैं, हम निकालने के लिए दो तरीके के केस देखते हैं। कि पहला केस देखते हैं कि जब हमारे पास ट्रैक्शन फुल है, नीचे में जो सरफेस पे हमारे पास फ्रिक्शन है वो अच्छी तरीके से है, तब हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं एक। और दूसरा केस जब हमारे पास ट्रैक्शन फुल नहीं हो तब ये फॉर्मूला जनरेट करते हैं। व्हेन वी हैव अ इनफ ट्रैक्शन इन अ रोड बिटवीन द रोड, देन द फॉर्मूला बिकम्स the formula of rim pull becomes maximum rim pull is equal to 375 into HP means horsepower into efficiency divided by the speed of the vehicle in mile per hour। दोबारा लिखते हैं, स्पीड ऑफ व्हीकल इन माइल पर आवर। ओके, तो रिम पुल की डेफिनेशन समझ चुके हैं। डेफिनेटली द फोर्स इन किलोग्राम दैट इज अ रबर टायर कैन एक्सर्ट between a rubber tires and the rim of the wheel. It is calculated in kilogram. Okay, so there are two cases which is related with the help of we can calculate the tractive force, we can calculate the rim pull. First is when we have enough traction force, then the formula becomes maximum rim pull is equal to 375, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, 375 into horsepower into efficiency divided by speed of the vehicle in mile per hour. ओके, तो हम देख सकते हैं इसकी पावर पर डिपेंड कर रहा है, एफिशिएंसी डिपेंड कर रहा है एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल डिपेंड कर रहा है। ओके, तो दिस इज अ केस, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ रिम पुल व्हेन वी हैव इनफ ट्रैक्शन। बट व्हेन वी डिड नॉट हैव इनफ ट्रैक्शन देन द फॉर्मूला बिकम्स, फॉर्मूला क्या हो जाता है, देन फॉर्मूला बिकम्स टोटल, फॉर्मूला बिकम्स मैक्सिमम rim pull equal to total pressure between the tire and the surfaces, between tire and surface multiply by coefficient of traction which जो हमको पता होता है, इसमें coefficient traction हमको पता होता है, उसका यूज कर देते हैं, coefficient of traction। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द rim pull force। समझ चुके हैं, दो केसेस होते हैं, व्हेन वी हैव एनफ ट्रैक्शन एंड वी डू नॉट हैव एनफ ट्रैक्शन फोर्स, देन द फॉर्मूला बिकम्स, अलग अलग फॉर्मूले बन जाते हैं। नाउ द लास्ट थिंग इन दिस लेक्चर इज अ ग्रेडेबिलिटी। व्हाट इज अ ग्रेडेबिलिटी? सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स ग्रेडेबिलिटी मीन्स द मैक्सिमम स्लोप, मीन्स देखो मैक्सिमम स्लोप ऑन विच द व्हील ट्रैक्टर और अ व्हीकल कैन मूव एट यूनिफॉर्म स्पीड। इट मीन्स एक स्लोप, एक मैक्सिमम स्लोप होता है किसी गाड़ी का, किसी भी ट्रैक्टर का, जो चढ़ सके। जैसे हमारे पास दो व्हीकल हैं, दो ट्रैक्टर हैं, तो एक हमारा हो सकता है एक 2% स्लोप पर चढ़ सकता है अपनी यूनिफॉर्म स्पीड, जो उसकी मेन स्पीड है
40 और 50 किलोमीटर पर आवर, और एक चढ़ सकता है हमारा 3 किलोमीटर पे 3% पे वो सेम स्पीड। तो ग्रेडेबिलिटी हमारी दूसरी व्हीकल की ज़्यादा होगी, इट मीन्स वो ज़्यादा हिली सरफेस पे चढ़ सकता है। तो ग्रेडेबिलिटी में समझ चुके होगे, उसकी जो मैक्सिमम स्लोप जो उस पर चढ़ सकता है विद अ यूनिफॉर्म speed. This is called as the gradability of the vehicle or a tractor, anything. Okay. So in this lecture we understand about the technical terms, or we can say fundamentals of the construction equipments. First thing is roll resistance. We understand about the roll resistance and the formula. We discuss a question to calculate the tractive force with the help of roll resistance and the weight of the vehicle. Another thing is गेट रेजिस्टेंस. व्हाट इज द गेट रेजिस्टेंस? हमें ऊपर जाने नीचे जाने के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसको गेट रेजिस्टेंस बोलते हैं. तो अल्टीमेटली वी डिड अ न्यूमेरिकल फॉर कैलकुलेटिंग द गेट रेजिस्टेंस of weight of unit for 1% grade. Okay. And then we calculate the total resistance. Total resistance is the combined effect of the combined effect of the roller resistance and the gate resistance. It is the formula becomes the formula of total resistance becomes the roller resistance plus minus gate resistance. If we move upward, the value of total resistance will increase, and if we move downward, the value of total resistance will decrease. Okay, we understand about it. Now after we will understand the traction coefficient. What is the traction coefficient? The coefficient of friction between the tire and the surface at the रुकी हुई कंडीशन में, एट द स्टॉपिंग कंडीशन, उसके बारे में देखा. नाउ फिर हमने देखा ड्रॉ बार पुल. ड्रॉ बार मीन्स पुल विच इज़ रिक्वायर्ड टू पुलिंग द ट्रॉली बाय द व्हीकल. एक किसी गाड़ी के कारण या ट्रैक्टर के कारण किसी पीछे ट्रॉली को खींचना अलग अलग कंडीशंस में, उसको कहते हैं ड्रॉ बार पुल. ओके. फिर देखा रिम पुल. रिम पुल मीन्स पुल और फोर्स बिटवीन द ट्यूब और टायर एंड द रिम इन द डिफरेंट कंडीशन. दो कंडीशन में उसकी फॉर्मूला निकाला, अल्टीमेटली ग्रेडेबिलिटी निकाली. ना ये सारी चीज़ हमने क्यों पढ़ी? ये सारी चीज़ इसलिए पढ़ी कि इन सारे फैक्टर्स को देख के हम अपने इक्विपमेंट को चूज़ कर सकें, जिसमें ये फैक्टर्स ज़्यादा अच्छे हों, एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी हो, उन फैक्टर को चूज़ करके अपनी व्हीकल को चूज़ करें, उसको लेके आएँ, क्योंकि उससे हमारी प्रोडक्टिविटी, उससे ज़्यादा एफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी. समझ रहे हो गए आप लोग? दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. We understood all the various factors, various technical terms or fundamentals which are related to the construction equipment, and these factors are very much effective for the choosing of our construction equipment for maximum productivity or maximum efficiency of the our equipment. Okay, this is all about today's lecture. Thank you for watching.